नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का लेसन 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में जानेंगे। बच्चों, तो आज हम लोग नोट्स से ही पढ़ने वाले हैं और प्रतिदिन नोट्स से ही होगा। आज डे 1 है, फिर डे 2, ऐसे करते करते 8 लेसन है, तो 8 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को मेरी बातों पर ध्यान से सुनना होगा, ठीक है? क्योंकि आपको कान पे ही फोकस करना है और नज़र को आपके मोबाइल के सामने ही रखना है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको बच्चों। तो बच्चों, तो अगर आपको ये वाला जो नोट्स है, जितने भी क्वेश्चन है, सारे नोट्स लेने हैं, तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाके मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर यह है, लिखिए 6209360667। इस पे जाकर आपको मैसेज करना है, हाय सर मुझे नोट्स चाहिए, इस टाइप से आपको मैसेज करना है। मैं उधर से आपसे बात करूँगा, समझाऊँगा उसको कैसे लेना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? तो आप जाके व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, जो भी हो आपको नोट्स लेना हो तो मेरे सारा नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों? तो आपको सिर्फ नोट्स हुआ आराम से वहाँ मिल जाएगा, तो वह हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं पढ़ाई बच्चों। तो हम लोगों का लेसन 1 है आज, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों रेडी है ना आप लोग? चलिए, तो रेडी है तो देखिए क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। ध्यान सुनिए, देखिए पूछेंगे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। एक ऐसा तंत्र या ढांचा माने कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जिसके अंदर में विभिन्न अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रियाएं माने पैसा वाली क्रियाएं, जिससे हम लोग काम करते हैं, उससे हम लोगों का अपना जो भी क्रिया करते हैं उससे पैसा होता है, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। संपादित की जाती है माने आर्थिक क्रियाएं होती है, तो उसे हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पर जो हाईलाइट किया है ना, वही मेन बात है। देखिए तो पूछेंगे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, माने आर्थिक क्रियाएं होती है, तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं बच्चों, ठीक है? जैसे हो जाएगा क्या, तो कृषि से आदमी पैसा कमाता है कि नहीं? व्यापार से, बिजनेस से करता है ना, उद्योग से, बड़ा फैक्ट्री से, बीमा LIC वाला उससे पैसा कमाता है, बैंक में जो आदमी होते हैं उससे पैसा कमाते हैं, परिवहन यातायात माने हम यहाँ पर है वहाँ पर जाते हैं उससे पैसा कमाते हैं, संचार नेटवर्क होता है ना, फ़ोन से बात करना, इससे संचार आ गया। तो इस सारी जो चीज़ें हैं इससे आदमी पैसा कमाता है, यह अर्थव्यवस्था का ही प्रकार है, ठीक है? एग्जाम्पल हुआ, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए आगे क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग का नाम है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को किसी भी क्षेत्र भी कहा जाता है। या समझिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, बात सुनना, ध्यान सुनना। सो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसे कि वैसा क्षेत्र जिसमें सारा क्रिया है ना, सारा प्रकृति पर ही निर्भर है। किस पर निर्भर है? प्रकृति पर ही निर्भर है, ठीक है? प्राकृतिक पर ही निर्भर है सारी क्रियाएं, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है? इसके अंतर्गत क्या आते हैं बच्चों? तो कृषि आती है, पशुपालन आएगा, मछली पालन आएगा, सिंचाई आएगा। ये सब सारी चीज़ें जो है बच्चों हम लोगों का प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। देखिए कृषि या क्या बोलते हैं ना, संसाधन पर निर्भर है, प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है। अगर मान लो खेती अगर अच्छा नहीं होगा तो लोग भूखे मरेंगे, पैसा नहीं कमा पाएंगे। पशुपालन ये भी अति प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है। मछली पालन ये भी प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है। सिंचाई, ये सब सारी जो क्रियाएँ हैं सारी प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है, ठीक है बच्चों? चलिए आगे आते, दूसरा जो है हम लोगों का द्वितीयक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है बच्चों? देखिए साइज, देखिए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, गैस और बिजली इत्यादि आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे
प्राकृतिक संसाधन को ही ना, वो मान लीजिए पड़ा हुआ है, अब उसको हम यूज करने लायक बना देंगे ना तो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, माने कि कोई भी आदमी कोई संसाधन को यूज करने लायक बना देगा, तो जो आदमी यूज करने के लिए बना रहा है ना तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। जैसे में व्यवसाय, बिजनेस, जैसे मान लो क्या बोलते हैं, ईख पड़ा हुआ है, अब ईख पड़ा हुआ है, नॉर्मल ईख पड़ा हुआ है, और उसको हम जाके बिजनेस में लगा दिए, या ईख जरूरी है, बिजनेस में लगा दिए, तब वो क्या आ जाएगा, तो द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। निर्माण कार्य क्या होता है वो, निर्माण कार्य क्या, जैसे कि घर बनाना, बालू गिट्टी सब पड़ा हुआ है प्रकृति में, लेकिन उसका यूज नहीं होगा तो कोई काम की नहीं है, लेकिन मनुष्य उसको यूज करने लगा, यूज करने के लिए बना दिया सा, इस घर ईंट का प्रयोग वहाँ पर करेंगे, बालू का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, गिट्टे का प्रयोग वहाँ पर करेंगे, तो निर्माण कार्य के लिए किया जाने लगा, तो हो गया द्वितीय क्षेत्र में आ गया। गैस, जैसे गैस नॉर्मल पड़ा हुआ है, ठीक है, हम उसका यूज करने लगे, खाना बनाने में, गाड़ी चलाने में, इस समय यूज करने लगे, तो हो गया द्वितीय क्षेत्र में। बिजली, बिजली जैसे देखिए मान लीजिए करंट सप्लाई होता है उससे, कोयला से, कोयला नॉर्मल पड़ा हुआ है, कोयला का हम इस्तेमाल करने लगे बिजली बनाने में, तो ये जो प्रक्रिया जो होती है ना, ये जो प्रक्रिया होती है बिजली क्या बोलते हैं, जैसे प्राकृतिक से लेके कोई चीज़ हम निर्माण कर रहे हैं, कोई चीज़ निर्माण कर रहे हैं, तो इस बीच में जो काम करता है, बीच में जो काम करता है बीच में, उसी को बोलते हैं हम लोग द्वितीयक क्रियाकलाप। क्या बोलते हैं बच्चों, द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। क्या है, तृतीयक क्षेत्र। देखिए बच्चों, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र कहते हैं बच्चों, तृतीयक क्षेत्र के सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बीमा, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं होती है। देखिए तृतीयक में क्या होता है, सेवा क्षेत्र को कहते हैं, जैसे कि सेवा प्रदान करना, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो ये हुआ तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, और बैंक, जैसे कोई आदमी आपको बैंक से पैसा, आपका बैंक पैसा जमा कर रहा है, निकाल रहा है, आपको लिए कोई काम कर, तो वो सेवा कर रहा है ना, तो वो हो गया क्या, तो तृतीयक क्षेत्र। बीमा, LIC वाला, परिवहन, सर आपको कहाँ जाना है, मैम आपको कहाँ जाना है, होता है ना, तो वो सब का क्या हुआ, तृतीयक क्षेत्र हुआ। संचार मतलब रिचार्ज करना, मोबाइल नेटवर्क का यूज करना, ये सब क्या हुआ, तृतीयक क्षेत्र हुआ। व्यापार करना, ये सब क्या हुआ, तृतीयक क्षेत्र हुआ बच्चों। तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या ढांचा है, देखिए एक सेकंड बच्चों, देखिए ऐसा तंत्र या व्यवस्था है, ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार का आर्थिक क्रिया समाहित की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। कृषि, व्यापार, उद्योग, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि। इसके 3 भाग होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जो हम लोग पढ़ लिए बच्चों। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, नरेगा। नरेगा का पूरा नाम क्या है, तो बच्चों नरेगा का पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर क्या है, गारंटी एक्ट। इसका मतलब होता है, देखिए एन से होता है, देखिए एन से, देखिए नरेगा हम देखते हैं, देखिए जैसे हम लिख दें यहाँ पर लिख दें नरेगा, NREGA, नरेगा। तो एन से हो जाएगा हम लोगों का क्या, नेशनल। आर से हो जाएगा रूरल मतलब देहात, समझे ना, देहात मतलब गांव वाला इलाका। ई से होता है एम्प्लॉयमेंट मतलब काम करने वाले व्यक्ति। जी से होता है गारंटी, और ए से होता है एक्ट, कानून। क्या है, कानून। माने कि ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत जो भी आदमी काम नहीं ना करते, जो काम नहीं मिलता है, उनको रोजगार दिया जाएगा। रोजगार कोई प्रोफेशनल रोजगार नहीं था, बल्कि कोई भी रोजगार, ईंटा बालू ढोने वाला या घर बनाने वाला, कोई भी रोजगार होगा ना, उसमें आपको काम मिल जाएगा 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो भी काम होगा आपको इसमें काम मिल जाएगा। ठीक है, यही होता है नरेगा। जब आप बड़े होंगे तो सब समझेंगे नरेगा किसे कहते हैं। ठीक है, अभी नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन नरेगा जान लीजिए। आगे पढ़ते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन क्या हम लोगों का, आगे क्वेश्चन है आंतरिक संरचना पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन हम लोगों का आंतरिक संरचना पर प्रकाश डाले। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है, आंतरिक संरचना का मतलब होता है क्या होता है, मतलब सुविधाओं तथा सेवाओं से है। सुविधाओं तथा सेवाओं से, हम जो भी सेवाओं को यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग आंतरिक संरचना, जो देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आवश्यक होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको आंतरिक संरचना, अंदर की संरचना। ठीक है, जैसे में क्या आ जाएगा बच्चों, तो जैसे में हो जाएगा हम लोगों का
जैसे में हो जाएगा बच्चों हम लोगों का इसमें हो जाएगा बिजली, परिवहन, बैंकिंग, संचार, कॉलेज, अस्पताल आदि। ये सब सारी क्रियाएं से देश के अंदर में क्या सेवाएं उत्पन्न होती है ना। देश का आर्थिक विकास का आधार, किसी भी देश का आर्थिक विकास का जो आधारभूत ढांचा है इस पर निर्भर करता है। बिजली पर ही निर्भर न करता है, परिवहन पर निर्भर करेगा, बैंकिंग पर निर्भर करेगा। एक याद कीजिए, जब लॉकडाउन आया था ये सारी चीज़ें बंद कर दिया गया था तो क्या पूरा अस्त व्यस्त नहीं गया था, पूरा सारे काम हो गया था ना। सेम वही बात बोला है, आंतरिक संरचना, आधारभूत संरचना इसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था समझते हैं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखिए वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और साम्राज्यवादी, इसमें पूंजीवादी भी रहेगा और साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों रहेगा। ठीक है, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी दोनों अर्थव्यवस्था रहेगा ना उसमें, तो उससे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पैसा वाला और साम्राज्य वाला दोनों रहेगा, उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था करते हैं। देखिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला ही देश है, याद कर लीजिएगा। भारत कैसा देश है बच्चों? तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला ही देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है लाभ कमाना, पैसा कमाना, ठीक है, उपभोक्ता को जन्म देना, आर्थिक समृद्धि इत्यादि है। ठीक है, हाँ यही बोल रहे हैं, माने कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, जो ग्राहक हो, उपभोक्ता मतलब ग्राहक को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, आर्थिक समृद्धि माने पैसा की स्थिति को बहुत बेहतर करना, यही काम है मिश्रित अर्थव्यवस्था का बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है? आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना पर प्रकाश डाले। ये ऊपर में जा ही नहीं रहा है। देखिए आर्थिक संरचना पर प्रकाश डाले या आधारभूत संरचना या आर्थिक संरचना किससे कहते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर ये बात बोल रहा है तो समझना होगा हम लोगों को। देखिए आंसर समझते हैं यहाँ से ना। देखिए आधारभूत संरचना का मतलब होता है उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए, जैसे हमारा भारत देश है उसका पैसा का विकास के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। उसके हम क्या बोलते हैं? आधारभूत संरचना, जो हम लोग पढ़े ही हैं जस्ट। परिवहन, बिजली, बैंकिंग, विद्यालय, कॉलेज इत्यादि किसी भी देश का आर्थिक विकास आधारभूत ढांचा पर निर्भर करता है। सेम वही आंसर है ना, सेम वही क्वेश्चन था तो आंसर भी वही ना होगा। ठीक है, आंसर वही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है, इसका मुख्य क्या उद्देश्य है? देखिए बच्चों, देखिए आर्थिक नियोजन क्या है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर लक्ष्यों को निर्धारण कर, लक्ष्यों को बनाकर उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा करना। जैसे हम लक्ष्य जैसे हमको इतना पैसा है, हमको इतना से इतना समय में खर्च कर लेना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्थिक नियोजन। क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। देखो इसका निम्न उद्देश्य, इसका क्या क्या उद्देश्य है? देखिए इसका उद्देश्य क्या है बच्चों, ये समझ लीजिए। तो इसका उद्देश्य हम लोगों का भारत में गरीबी को समाप्त करना। इतना पैसा हमको खर्च करना यहाँ पर, वही चीज़ है। ठीक है, अगला आवास, चापाकल, शौचालय इत्यादि का निर्माण करना। फिर है प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाना, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। प्रति व्यक्ति समझते हैं ना, रोजगार माने कि जो आदमी का जो आय है, शायद अभी हाल ही में तो अंत देखे होंगे जो भी लेबर मजदूर सबका रेट बढ़ा हुआ है, तो वही रेट जो लेबर का जो मजदूर है उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो उसको बढ़ाना बच्चों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय बताइए। देखिए तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के निम्न उपाय है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव आएगा से बिहार कैसा देश है? तो वो पिछड़ा देश है। कौन देश है? पिछड़ा देश है। देखिए तो इसको पिछड़ा से आगे बढ़ाने के लिए, पैसा की स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? तो पहला काम क्या करना होगा बच्चों? जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। यहाँ पर अंधाधुंध जनसंख्या बढ़ रहा है बच्चों। अगर वो जब तक कम नहीं होगा ना, तब तक हमारे देश का, हमारा जो बिहार का है वह आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बद से बदतर होती जाएगी। बात समझ में रहा है ना? रोजगार के अवसर को बढ़ाना, जितना ज़्यादा लोग कमाएंगे होगा ना, उससे क्या होगा? देश जो बिहार का जो होगा ना, स्थिति बेहतर होगी। जब लोग कमाएंगे ही नहीं, काम मिलेगा ही नहीं, तो कहाँ से अपना जीवन यापन कर पाएंगे क्या? चलिए बात समझते आगे।
अगला क्या बोल रहा है इसमें, औद्योगिकरण का विकास, औद्योगिकरण का विकास माने कि नया नया कारखानों का विकास होगा। क्योंकि देखते हैं अपने बिहार के जो लोग होते हैं पैसे कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु जैसे इलाकों में जाते हैं वहाँ पर कमाने, और वहाँ पे क्या क्या शोषण होता है हमारे बिहारियों के साथ मालूम है आप लोगों को क्या। तो इसीलिए कहता है औद्योगिकरण का विकास होना चाहिए अपना बिहार में। ठीक है, देखिए नया सरकार बना है, क्या कुछ हो सके या हो कि नहीं। देखिए कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करना। हम लोग क्या करते हैं कृषि क्षेत्र में पुराने तरीका को ही अपनाते हैं, नए नए जो तरीके होते हैं उसको अपनाते नहीं हैं। इस कारण से भी हमारा जो बिहार है वह पीछे बना हुआ है। शिक्षा के अवसर में वृद्धि करना, जो शिक्षा होता है उसको ऐसा एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर बनाना ताकि उससे कहीं ना कहीं डेवलप हो बिहार, ऐसा बनाना। ठीक है, तो जाकर हमारा जो बिहार होगा आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। बच्चों आगे आते हैं, देखिए आर्थिक विकास क्या है, क्वेश्चन हम लोगों का आर्थिक विकास क्या है। ठीक है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक विधि में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। आर्थिक विकास एक वह प्रक्रिया है जिसमें दीर्घ काल में माने कि लंबे समय में किसी भी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। ठीक है, लंबे समय में किसी भी देश का राष्ट्रीय आय, जो पूरा देश का जो आय, जो देश का जो पैसा होगा उसमें वृद्धि होगा, बढ़ोतरी होगा, उसी को हम बोलेंगे आर्थिक विकास। क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आर्थिक विकास एवं आर्थिक विधि में निम्नलिखित अंतर है। बच्चों देखिए थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि देखने में आप लोगों को बढ़िया से बने। बच्चों चलिए यहाँ से देखते हैं। तो बच्चों क्या बोल रहा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास जो है शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है। किस देश के लिए, विकसित देश के लिए। जो देश विकसित हो गया है, जहाँ पर सब चीज़ डेवलप हो गया है, उसके लिए हम यहाँ पर आर्थिक विकास का प्रयोग करें। जैसे हम अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब विकसित देश हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं आर्थिक विधि है। एक सेकेंड आर्थिक विधि, हाँ आर्थिक विधि ही है। देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखिए तो यहाँ पे होता है बच्चों आर्थिक विधि शब्द का प्रयोग अविकसित देशों के लिए क्या आता है, जो विकसित नहीं है। जैसे में इराक, कुवैत, ये आर्थिक विधि जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो देश है ये जो देश विकास कर चुका है। यह बात आप लोगों को याद रहे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अगर नोट्स लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, या क्या बोलते हैं ना, नंबर अगर नहीं लिख पाए तो कमेंट में जाइए, कमेंट में मेरा नंबर होगा तो वहाँ पे आप लोग उस नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, सर मेरा नाम यह हुआ, मैं यहाँ से हूँ और मुझे यह नोट्स चाहिए। पूरा नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, कमेंट कीजिए, मिल जाएगा। देखिए आर्थिक विकास से तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन क्षमता में भी विस्तार होता है। आर्थिक विकास में, आर्थिक विधि में क्या होता है बच्चों, आर्थिक विधि से तात्पर्य है इसमें सिर्फ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, सिर्फ देश के ही पैसा में वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ पर जो है आर्थिक विकास में क्या होता है बच्चों, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, साथ साथ जो सामान जो बनेगा उसमें भी वृद्धि होता है। तो वही फायदा होता है आर्थिक विकास वाले देशों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या है। आर्थिक विकास के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है वो, तेजी से जनसंख्या में वृद्धि। वही चीज़ है, सारी वही चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है बड़ा बढ़िया से डिटेल में, उसको देखते हैं। देखिए बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो रहे हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है, माने कि ज़्यादा जो पैसा है वह देश की जो जनसंख्या है उसके भरण पोषण में ख़त्म हो जाता है। तो विकास कहाँ से होगा, क्या ये भी बात न है। आगे देखते हैं बच्चों, कृषि पर निर्भरता। देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। यहाँ के अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर रहता है, माने कि यहाँ के जो लोग हैं ना अधिकतर कृषि वाला काम ही करते हैं। से कृषि वाला काम मिलेगा तो वो कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार मिलेगा नहीं तो लोग क्या करेंगे, जो खेती होगा बाड़ी होगा उसी में करेंगे, उसी से अपना पेट पालेंगे। और लोग बाहर जाना चाहते नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों में बिहारी को गंदी नज़र से देखा जाता है। ठीक है, चोर डकैत के नाम से आता है, इसीलिए लोग नहीं जा पाते हैं। क्या हम लोग तो जानते ही हैं। चलिए अगला है बाढ़ तथा सूखे की क्षति। बहुत ही बड़का रीजन है ये भी। रोज हर वर्ष बिहार में बाढ़ आना है तो आना है। ठीक है, देखिए
बाढ़ व सूखा से क्षति। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। नेपाल से ज़्यादा कर बाढ़ आएगा। हर साल बाढ़ का आना लगभग तय है। इससे जान माल काफ़ी क्षति होती है। इसी प्रकार दक्षिणी बिहार में सूखा पड़ता है। एक ओर इतना पानी आ जाएगा, एक ओर साफ पानी ही नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार दक्षिणी बिहार में सूखा पड़ती है, जिससे विभिन्न प्रकार की फसलें बर्बाद होती है बच्चों। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना? आप लोग पूरा ध्यान से देखिए। समझ नहीं आ रहा था थोड़ा फिर बैक लीजिए और फिर ध्यान से देखिए, तब समझ में आएगा बढ़िया से। थोड़ा भी नजर अगर हटा दुर्घटना घटा, बस समझ में आया ना? देखिए मजा आएगा पढ़ने में। देखिए औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए हैं। देखिए जब देश आज़ाद हुआ ना, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद अपना बिहार बहुत लंबा चौड़ा था, तो उस समय क्या हुआ, सो जो झारखंड था वह दूसरे जगह माने दूसरा राज्य बन गया। ठीक है, जितना भी औद्योगिक कारखाना था, जितना भी खनन वाले क्षेत्र थे, जितना भी बड़े बड़े पठार थे, जितना भी कोयला वाला क्षेत्र था, सारा जो चीज़ था जो जहाँ पे लोग काम करे वो सारे झारखंड में चले गए। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर काम नहीं मिलता है। इस कारण से बिहार में औद्योगिक इकाइयों की संख्या एकदम नगण्य माने साफ 9 के बराबर हो गई है। सही बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कारण है गरीबी। देखिए बिहार में गरीबी का भारत सर्वाधिक ही राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार का पिछड़ा है। बिहार क्या है? पिछड़ा है बच्चों। ठीक है, तो इन सभी कारणों से बिहार हमारा पिछड़ा है। अगर ये सारे कारण बेहतर हो जाए तो अपना बिहार भी और राज्यों की तरह बेहतर बन सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का शायद लास्ट ही क्वेश्चन होगा ये, देखते हैं। देखिए आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। आर्थिक विकास के माप कुछ सूचकांक के द्वारा करें। एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, आंसर इसका एक ही होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, तो आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक का निम्नलिखित है। चलिए हम लोग शुरू में हिंट्स हो गया। पहला राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है ये समझ लीजिए, अभी हम बात जान लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात 1 करोड़ का बोलूँगा। ठीक है बच्चों, लाखों की बात बोलूँगा, ध्यान समझते रहिए। देखिए राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, देखिए जो पीला वाला वही बात समझिए, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए पूछे राष्ट्रीय आय कैसे कहते हैं। देखिए तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, जैसे हम एक समय दिए 1 साल का, उस समय की अवधि में जो भी सामान उत्पाद होगा, जो भी सेवाएं उत्पाद होगा, उसका जो दाम होगा ना, उस सबको जोड़कर जो मूल्य आएगा उसी को हम बोलेंगे बच्चों राष्ट्रीय आय। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। अब है प्रति व्यक्ति आय बच्चों। देखिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए आर्थिक विकास के माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या है? देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। देखिए प्रति व्यक्ति आय, देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है, माने एक लिमिट होता है ना, ना इससे ज़्यादा ना उससे कम। एक राष्ट्रीय आय को देश का कुल जनसंख्या से भाग देने पर, देखिए यहाँ पर आ गया से राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या जितना होगा उससे भाग देने पर आपको जो भागफल प्राप्त होगा ना, उसी को हम बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय बच्चों। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे आते हैं। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? ये सब जो जितना ये सारे टॉपिक जो भी आए बच्चों, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए बच्चों। देखिए मानव विकास रिपोर्ट क्या है? देखो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना में लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। देखिए मानव विकास रिपोर्ट क्या है? देखिए माने कि कैसे हम चलेगा यह देश कितना विकास है, यहाँ का मानव कितना विकास है, तो देखेंगे वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इससे नहीं मालूम चलेगा। जैसे हम कोई भी गाँव जाते हैं तो कैसे जानते हैं गाँव बड़ा बेहतर है? जैसे हम जाएंगे तो देखेंगे रोड पूरा गाँव में रोड निकला ना, कैसे अरे गाँव में रोड तो खूब है, साफ़ सुथरा रहेगा, हर जगह लिखल रहेगा हाँ यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ पे कचरा एकदम साफ रहेगा, बिजली की व्यवस्था अच्छा रहेगा, भवनों का निर्माण अच्छा रहेगा, वहाँ पे विद्यालय भी अच्छी रहेगी, अस्पताल रहेगा। ठीक है,
तो जब वैसा चीज़ रहेगा ना तब ना कहेंगे साहब गए फलाना गाँव में बड़ा बेहतर लगा। सेम उसी तरह यहाँ पर उसी तरह समझेंगे साहब वह गाँव कितना विकास है। इस तरह कोई भी आदमी कैसे विकास मान जाएगा, कितना आदमी मानव विकास है, तो कितना पढ़ा लिखा हुआ है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसा है, लोग वहाँ पर कितने बीमार है, प्रति व्यक्ति वहाँ पर लोग कितना कमाते हैं, ये भी मैटर करता है ना। जितना लोग कमाएंगे उसके अनुसार भी होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है ना। आगे है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं देखिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। देखिए जैसे जो भी हम चीज़ उत्पादन करते हैं, जो भी हम सामान उत्पादन करते हैं, तो उसका जो मालिक जो होगा ना सर जी, उसका जो मालिक होगा वह पर्सनल व्यक्ति होगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई फैक्ट्री है, कोई बटर बिस्किट फैक्ट्री है, हम उसका मालिक है, तो स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुआ। जैसे में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो देश होते हैं, वहाँ के जो लोग जो मालिक होते हैं कोई भी कंपनी का, उन लोगों का निजी होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है देखिए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन का साधन का स्वामित्व देश और निजी जो लोग होते हैं वो दोनों होगा। देश भी उस देश का भी उसमें हाथ रहेगा और निजी जो लोग होते हैं वो भी रहेगा ना, उसको बोलेंगे साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था। जिसमें सिर्फ निजी रहेगा उसको बोलेंगे पूंजीवादी। जिसमें सरकार और क्या बोलते हैं निजी लोग भी रहेगा, तो उसको बोलते हैं साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग का जो 9 क्वेश्चन था VVI, मैंने वो सारी चीज़ों किया। ये नाम के लिए 9 क्वेश्चन है, लेकिन 9 का क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे हम यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था पूछ लिया, कोई पूछ लिया यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कोई पूछ लिया यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट, कोई पूछ लिया प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, कोई पूछ लिया राष्ट्रीय आय क्या किसे कहते हैं। तो सारी चीज़ को मिला कर मैं यहाँ पर एक अच्छा बेहतर एक सुडोल आंसर ही तैयार कर दिया हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं करना पड़े। सटीक आंसर याद करिए, इतना ही याद करिए ताकि आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सके बच्चों। तो मैं फिर बोलना चाहता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जाइए, नंबर मिलेगा। चाहे शुरू में मैंने नंबर बोला था, चाहे अभी नंबर लिख देता हूँ। देखिए 6209366067। ठीक है, मेरा नाम अनिकेत हुआ ऐसे। ठीक है, तो आप मैसेज कीजिए, आपको लेना है तो मैसेज कीजिए और उसके बाद आपको उस पर नोट्स मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद बच्चों।